हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, जो मैंने आप लोग के साथ लास्ट वीडियो शेयर की थी उसमें प्लेटो के बारे में बताया था, प्लेटो से स्टार्टिंग की थी। ये जो महान दार्शनिक हैं प्लेटो, तो इनके बारे में मैंने एक क्वेट बताया था, आप लोग को लाइंस बताई थी कि प्लेटो इज़ फिलॉसफी, फिलॉसफी इज़ प्लेटो। मतलब प्लेटो जो है वो दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। तो प्लेटो के बारे में इतना कुछ हमें जानने को जो है पढ़ने को मिलेगा आगे भी। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर की थी उसमें तो आप लोगों ने पढ़ा भी, और इस वीडियो में भी हम प्लेटो के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी हम प्लेटो के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो प्लेटो का क्षेत्र है वो बहुत विशाल है, उनका जो भंडार है, जो उनका स्टोरिंग किया हुआ उनका जो नॉलेज है, जो अपनी बातें कही हुई, मत कहे हुए हैं, वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं विचार उन्होंने, और उनका जो भंडार है वो काफ़ी विस्तृत है, विशाल क्षेत्र है उनका। तो अभी मैं प्लेटो के बारे में आगे भी बताऊंगी कि प्लेटो ने अपने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं सौंदर्य के बारे में और क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। प्लेटो के अनुसार, तो प्लेटो का ये क्वेट है या फिर प्लेटो की लाइंस हैं, तो देखते हैं। प्लेटो के अनुसार विचार या प्रत्यय स्थायी तत्व हैं, यह अपरिवर्तित स्थायी हैं, विशेष उसकी छवियां हैं, प्रतिछाया हैं। जैसे घोड़ा एक विचार या प्रत्यय है, संसार में अनेक घोड़े हैं, काला भूरा बड़ा छोटा, यह सब उस मूल विचार की छायाएं हैं, यह नासवान है। प्रत्येक घोड़ा शाश्वत है। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि संसार की सारी सुंदर वस्तुएं या व्यक्ति सौंदर्य नहीं हैं, वे सभी सौंदर्य की छवियां हैं। यह दर्पण है जिनमें सुंदर दिखाई पड़ता है, जो यह प्रतिबिंब होता है। देखिए, प्लेटो मानते हैं कि जो हमारा विचार है, जो हम सोचते हैं या फिर जो हमारा प्रत्यय है वह स्थायी है, मतलब वो रहना ही रहना है। जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं वो स्थायी है, वो जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, तो वो एक तरह से स्थायी है। तो यह अपरिवर्तित स्थायी है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अपरिवर्तित है। विशेष उसकी प्रतिछाया है, तो जो उसकी विशेषता है वो उसकी प्रतिछाया है, मतलब जो मूल चीज़ें हैं वो विचार हैं, और जो उसकी विशेषता है वो क्या है, प्रतिछाया, मतलब फोटोकॉपी है उसकी। जैसे घोड़ा एक विचार या प्रत्यय है, जैसे मान लीजिए कि सोचा आपने, आपका विचार एक घोड़ा है, घोड़ा एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, तो जो आपने सोचा वो एक घोड़ा है, विचार है घोड़ा। संसार में अनेक घोड़े हैं, काला भूरा बड़ा छोटा, ये सब उसका मूल विचार की छायाएं हैं। तो देखिए, घोड़ा जो है वो आपका मूल है, मुख्य है, जो आपने सोचा वो आपका विचार क्या है, घोड़ा है। लेकिन घोड़ा के बहुत सारे कॉपी हैं, वो काला भी हो सकता है, वो भूरा भी हो सकता है, उसके साइज़ भी अलग हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो मूल चीज़ है वो क्या है, आपकी विचार क्या है, वो घोड़ा है। तो मूल विचार की छायाएं हैं ये सब, क्या, ये काला भूरा छोटा बड़ा, ये सब जो मूल चीज़ें हैं उसकी छायाएं हैं, उनकी कॉपी हैं, और यह नाशवान है। नाशवान मतलब ये इनको कभी ना कभी नष्ट हो जाना है, लेकिन जो आपका विचार है वो जो है, प्रत्येक घोड़ा जो है वो शाश्वत है, मतलब जो आपने सोचा हुआ है वो कभी नहीं मरने वाला है, वो जो है नाश्वर नहीं है, नाशवान नहीं है। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि संसार की सारी सुंदर वस्तुएं या व्यक्ति सौंदर्य नहीं है, वे सौंदर्य की छवियां हैं, यह दर्पण है जिनमें सुंदर दिखाई पड़ता है, यह प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, कहा गया है कि जो संसार की सारी वस्तुएं हैं वो सुंदर नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसकी प्रतिछाया है, मतलब जो आपका विचार है किसी को लेके वो वही सुंदर है, उसके जो प्रतिछाया है, जो फोटोकॉपी हैं वो नासवान है, वो एक दिन नष्ट हो जानी है। लेकिन आपके जो मूल है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कॉपी करता है या फिर कुछ भी, लेकिन जो आपके पास है वो आपके पास ही रहेगा, कॉपी वाले का अलग से पता चलेगा कि हाँ इसने कॉपी किया है। तो जो आपके अंदर, जो आपके बारे में विचार करता है वो स्थायी होता है, वो नाशवान नहीं होता है। तो जो फोटोकॉपी होती है वो कभी ना कभी नष्ट हो जानी है। तो यह एक दर्पण है, मतलब वो एक शीशे की तरह होती है। शीशे में जैसे हम अपनी प्रतिछाया देखते हैं सामने खड़े होकर, लेकिन हम मूल होते हैं, और जो शीशे में सेम दिखते हैं लेकिन वो हमारी प्रतिछाया होती है, जिनमें सुंदर दिखाई पड़ता है या प्रतिबिंब होता है, जिनमें हम सुंदर दिखाई पड़ते हैं, जैसे हम सुंदर होते हैं वैसे ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वह सिर्फ हमारी प्रतिछाया होती है, मतलब वो सिर्फ हमारी एक तरह से फोटोकॉपी होती है। हम होते हैं मूल, या फिर जो विचार है, यहाँ पे विचार माना गया है मूल चीज को, या प्रत्यय माना गया है, वो स्थायी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटो के अनुसार सौंदर्य क्या है। अब प्लेटो के अनुसार देखते हैं कि सौंदर्य क्या है। प्लेटो ने अभी तक भी सौंदर्य के बारे में ही बताया हुआ है, लेकिन अब ये जो है एक बार फिर से प्लेटो के बारे में देखते हैं कि प्लेटो के अनुसार सुंदरता किसको बताई गई है।
प्लेटो के अनुसार सुंदर परम है, पूर्ण और सुंदर होने के लिए अच्छा नैतिक भी होना आवश्यक है। देखिए प्लेटो ने जो बताया है वो किसको, परम को, मतलब जो अल्टीमेट चीज़ें होती हैं उनको सुंदर बताया है, परम को सुंदर बताया है। पूर्ण और सुंदर होने के लिए, मतलब पूरी तरह से सुंदर होने के लिए उसमें अच्छा नैतिक होना आवश्यक है। मतलब आपके गुण अच्छे होने चाहिए, आपका मोरल अच्छा होना चाहिए। आप ऊपर से कैसे दिखते हो वो मायने नहीं रखता, आपके गुण जो हैं वो मायने रखते हैं। सुंदर वस्तुएं अनेक हो सकती हैं, परम सौंदर्य एक है, वह भिन्न भिन्न वस्तुओं में होता है। तो देखिए सुंदर वस्तुएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, परम सौंदर्य एक है। मतलब देखिए इसका क्या मतलब है कि सुंदर चीज़ें, मतलब मान लीजिए सुंदर व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबका नैतिक तो अच्छा होता नहीं है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि सौंदर्य एक है, परम है, वह जो अल्टीमेट होता है वही सुंदर माना जाता है। वह भिन्न भिन्न वस्तुओं में होता है। तो वो अलग अलग वस्तुओं में हो सकता है, वो कोई भी वस्तु हो सकती है, व्यक्ति से लेके कोई कुर्सी तक हो सकती है। तो अब आगे देखते हैं, सभी वस्तुओं की सुंदरता समान भी नहीं होती, किसी में अधिक किसी में कम हो सकती है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप लेके आते हैं घर, या कोई कपड़े भी लेके आते हैं, तो एक आपको बहुत पसंद होता है, दूसरा थोड़ा सा आपको कम पसंद होता है। तो सब में अलग अलग सुंदरता होती है, किसी में थोड़ा ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ा कम होती है। या फिर मान लीजिए आपको कोई डिश बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर कोई डेली रूटीन पे आप खाते हैं, जैसे दाल चावल आप डेली रूटीन पे खाते हैं, फिर भी आप बहुत मतलब खा के उसको बोर नहीं होते हैं, तो ये जो है वो भी अच्छा है। लेकिन जो आप कभी कभी खाते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे वो अच्छे हैं कि हाँ हमें क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ जो है फ़ायदा कर रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि सुंदरता तो सब में होती है, गुण तो सब में होते हैं, लेकिन किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि संसार की सारी वस्तुएं जो है वो सुंदर नहीं है या सुंदर है। सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ सौंदर्यता सब में होती ही है। जिस वस्तु व्यक्ति में जितना अधिक सौंदर्य का अंश होता है वह उतना ही सुंदर लगेगा, सत्य होगा और कल्याणकारी भी होगा। देखिए जिस वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो, जितना उसमें सौंदर्य का अंश, मतलब जितना उसमें सौंदर्यता का भाग होगा, जैसे मान लीजिए कोई भगवान की बनाई हुई चीज़ है वो बहुत सुंदर है, और कोई जैसे मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है जो है उसमें थोड़ी सी कमी है, तो जिसमें जो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें ज़्यादा भाग होंगे, सुंदरता के अंश होंगे, वो बहुत सुंदर देखने में लगेगा। लेकिन ये नहीं है कि जो कम सुंदर होगा वो बिल्कुल असुंदर लगेगा देखने में, वो भी सुंदर लगेगा, लेकिन जिसमें ज़्यादा सुंदरता के भाग है वो ज़्यादा सुंदर लगेगा, और वो सत्य है, वो कल्याणकारी भी माना जाएगा। मतलब उसके अंदर अगर गुण अच्छे हुए तो वो सत्य भी होगा और कल्याणकारी भी एक तरह से माना जाएगा। प्लेटो ने अपने संवादों में परम सुंदर की परिभाषा इस प्रकार दी है, एक आत्मिक तत्व जो मन की आनंदमय अवस्था में किया जाए। तो देखिए प्लेटो के अनुसार, जो प्लेटो ने अपने संवाद, जो अपनी बातें बताई हैं, उसमें जो है परम सुंदरता की परिभाषा क्या दी है। तो प्लेटो मानते हैं कि जब हमारा मन बहुत खुश होता है, आनंदमय होता है, जो उसका आत्मिक तत्व होता है वो सुंदर है। मतलब एक आत्मिक तत्व जो मन की आनंदमय अवस्था में किया जाए, मतलब जैसे हम बहुत खुश हैं, हमारा मन बहुत आनंदमय है, जो उस अवस्था में काम किया जाए, ये उसको सुंदर मानते हैं। कौन? प्लेटो उसको परम सुंदर मानते हैं। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार सुंदर की व्याख्या में यह विशेषताएं हैं। तो देखिए जो इन्होंने सुंदर की व्याख्या दी हुई है, सौंदर्यता बताया होगी, सौंदर्य क्या है, सुंदर को लेकर जो इन्होंने विचार प्रकट किए हुए हैं, तो ये देखिए उस व्याख्या में क्या विशेषताएं बताते हैं। परम सुंदर ही वस्तुओं की सुंदरता का कारण है। जो चीज़ें अल्टीमेट होती हैं, परम होती हैं, वो जो है वस्तुओं की सुंदरता का कारण होती हैं। मतलब जिसमें ज़्यादा अच्छे गुण होंगे, जो देखने में बहुत सुंदर होगी, वही सुंदरता का कारण भी होगी। समस्त सुंदर वस्तुएं एक प्रत्यय सौंदर्य को अलग अलग ढंग से अलग अलग मात्रा में प्रतिबिंब करती है। जो बहुत सारी सुंदर वस्तुएं होती हैं, एक प्रत्यय सुंदर को अलग अलग ढंग से अलग अलग मात्रा में प्रतिबिंब करती है। देखिए जैसे बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं, समस्त सुंदर वस्तुएं हैं, लेकिन सबके अलग अलग गुण होंगे। जैसे मैंने पीछे बताया कि सबके किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो सब अलग अलग मात्रा में होते हैं, तो वो अलग अलग मात्रा में प्रतिबिंब भी होते हैं। मतलब उनकी जो फोटोकॉपी है, वो जो प्रतिबिंबित होते हैं, जो उनकी प्रतिछाया होती है, तो वो हम उसमें देखते हैं। किसी भी विषय वस्तु में सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं हो पाता है। देखिए जो भी कोई वस्तु है या फिर कोई टॉपिक है, उसमें जो है वो पूरी तरह से सुंदरता नहीं देख पाते हैं। जो उसका पूरा सुंदर गुण होते हैं
वो नहीं आ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं हम कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर है। तो ये प्लेटो ने बताया हुआ है। आगे देखते हैं। प्लेटो के अनुसार सौंदर्य परम है, वह विभिन्न विशेष वस्तुओं के रूप में प्रकट होकर साकार बनता है। अब यहाँ इंद्रियों द्वारा ग्रहण हो जाता है, दृष्टि द्वारा सबसे अधिक, व श्रवण से भी प्रकट हो जाता है। तो देखिए प्लेटो के अनुसार सौंदर्य परम है, ये मैंने लास्ट में भी बताया कि प्लेटो जो है वो अल्टीमेट परम को सुंदरता मानते हैं। वह विभिन्न विशेष वस्तुओं के रूप में प्रकट होकर साकार बनता है, मतलब वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी भी विशेष वस्तुओं में भी हो सकता है और किसी भी विशेष मानव में भी हो सकता है, और वो जो है साकार होकर प्रकट होता है, मतलब वो दिखाई पड़ता है हमें। अब यहाँ इंद्रियों द्वारा हम देखिए अपनी इंद्रियों द्वारा उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, देखते हैं, लेते हैं उसको। दृष्टि द्वारा सबसे अधिक, मतलब जब हम देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा पता चलता है कि हाँ वो चीज़ कितनी सुंदर है। और उसमें श्रवण में भी प्रकट होता है, सुनने में भी प्रकट होता है। वो देखिए जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो देखने, जैसे आप देखते हैं तो बोलते हैं वाह ये कितना सुंदर है, लेकिन जैसे आप बात करते हैं उससे तो उससे पता चलता है कि हाँ इसके बातों में वो गुण, वो सुंदरता है या नहीं है। तो यही कह रहा है कि दृष्टि द्वारा हम सबसे ज़्यादा अधिक जो है ग्रहण करते हैं सुंदरता को, लेकिन उसके बाद श्रवण में भी प्रकट हो सकता है, उसकी बातों में भी प्रकट हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुंदर, देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उसके बातें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत सुंदर, बहुत व्यवहारिक ढंग का इंसान है, तो वो जो है वो श्रवण में भी प्रकट हो सकता है। सुंदरता जो है उसकी, वो बोलेगा तो जब आप उसको सुनेंगे तो उसमें भी आपको सुंदरता नज़र आएगी। यह अभिव्यक्ति कम या अधिक मात्रा में हो सकती है, मतलब जैसे आप देखते हैं तो ये जो है देखने में और सुनने में ऐसा नहीं है कि बराबर रहेगी, हमेशा कम या अधिक भी हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति को देखकर आप बोलेंगे कि हाँ ये बहुत सुंदर है, या दूसरे को देख के बोलेंगे ये थोड़ा उससे कम अच्छा है। तो ये सब में अलग अलग, मतलब कम या ज़्यादा भी हो सकती है। एक ही वस्तु में अलग अलग हो सकती है, जैसे अधिखिली कली और खिला हुआ फूल सुंदर लगता है, मुरझा जाने पर वही सुंदर नहीं लगता है। ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए मुरझा जाने पर वही सुंदर नहीं लगता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे कहा गया है कि सबको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग गुण जो है वो सुंदर लगते हैं। तो अधिखिली कली और पूरा खिला हुआ जो फूल है, जैसे किसी किसी को अधिखिली कली पसंद होती है, किसी किसी को पूरा खिला हुआ पुष्प पसंद होता है, लेकिन वही मुरझा जाने पर सुंदर नहीं लगता है। तो ये जो है यहाँ पे गुण बताए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें सुंदर लगती हैं, उसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो मतलब देखने का आपका अलग अलग नज़रिया होता है। सौंदर्य जीवन को सुंदर बनाता है, सुंदर आकृतियों से सुंदर जीवन, सुंदर विचार, सुंदर कृति आदि ऊंचे सोपान चढ़ता जाता है। देखिए अगर आप जीवन में किसी चीज़ को सुंदरता मानते हैं, देखिए जो हमें आनंद प्रदान करती हैं, जो हमारी इंद्रियों को संतोष करती हैं, वो चीज़ें सुंदर होती हैं। सुंदर का ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ आपको देखने में बहुत अच्छी लग गई तो वो सुंदर है। जो आपके इंद्रियों को संतोष प्रदान करे, आपके मन को शांत करे, आपको आनंद प्रदान करे, आप उसको देख के बिल्कुल खुश हो जाओ, वो चीज़ें सुंदर होती हैं। ज़रूरी नहीं कि बस देखा और वो सुंदर लग गया, ऐसा नहीं है। वो किसी व्यक्ति के गुण भी हो सकते हैं। तो ये जो सुंदर चीज़ें हैं वो आपके जीवन को भी सुंदर बनाते हैं। जैसे आप किसी चीज़ से बहुत खुश रहेंगे तो वो आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। तो उसके बाद सुंदर विचार, सुंदर कृति आदि ऊंचे सोपान पर चढ़ता जाता है। उससे आपको सुंदर विचार भी आएंगे और सुंदर कृति, जो आप, या फिर कोई पिक्चर भी हो सकता है, तो उसको देख के भी आप सौंदर्यता महसूस कर सकते हैं। तो ये जो है ऊंचे सोपान पर चढ़ता जाता है। ऊंचे सोपान का मतलब है कि बहुत ऊंचे सीढ़ियों तक चढ़ता जाता है, जिससे आपको आनंद प्रदान होता है। जैसे आप उससे कुछ ग्रहण करते हैं, बहुत आपको कोई चीज़ सुंदर लगती है, तो ये आपको आगे की तरफ अग्रसर करता है। If a man has eyes to see beauty, he becomes a friend of God immortal। तो देखिए यदि किसी के पास देखने के लिए, सुंदरता देखने के लिए आँखें होती हैं, तो वह जो आदमी होता है वह फ्रेंड ऑफ गॉड इमोर्टल, वह जो है भगवान का, ये जो अमर तत्व है उसका जो है वो दोस्त होता है। तो जिसके पास सुंदरता देखने के लिए आँखें होती है, जैसे किसी को कोई चीज़ सुंदर लगती ही नहीं, वो हर चीज़ में कमियां ही ढूंढते रहते हैं। तो जिनकी आँखों से सुंदरता दिखती है, जो सुंदरता देखने के काबिल होते हैं, वो जो है भगवान के जो अमर तत्व हैं उसके दोस्त होते हैं। ये प्लेटो ने कहा हुआ है। अब देखते हैं सुंदरता के गुण प्लेटो ने क्या बताए हैं। सुंदरता के गुण, प्लेटो शारीरिक भौतिक सौंदर्य को स्वीकार करते हैं। भौतिक सौंदर्य में 2 गुण आवश्यक हैं, संतुलन और उपयोगिता। देखिए प्लेटो ने 2 तरह के गुण बताए हुए हैं। भौतिक सौंदर्य को वो स्वीकार करते हैं, जो फिजिकल ब्यूटी है उसको स्वीकार करते हैं, और उसमें 2 गुण बताए हुए हैं कि संतुलन और उपयोगिता, मतलब उसमें बैलेंसिंग होनी चाहिए और वो चीज़ें यूज़फुल होनी चाहिए,
तो ये जो है वो भौतिक सुंदरता के 2 गुण बताए हैं प्लेटो ने। दृष्टि और श्रवण द्वारा सुंदरता का रसपान किया जा सकता है। देखिए ये पीछे भी बताया था मैंने कि किसी चीज़ को आप देख के सबसे ज़्यादा उसको जो है आप पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद सुन के भी आप पता लगा सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर है। तो ये कह रहा है कि रसपान मतलब उसको आपको देख के शांति महसूस हो सकती है, खुशी महसूस हो सकती है। तो देख के और सुनकर, तो मतलब दृष्टि और श्रवण द्वारा सुंदरता का रसपान किया जा सकता है। यहाँ आकर रंग, ताल आदि की शुद्धता महत्वपूर्ण होती है। सबसे सुंदर वस्तु वह है जो देखने में आकर्षक हो, इंद्रियों को सुखद अनुभव दे। देखिए मैंने बताया कि जो चीज़ आप देखते हैं जब तक वो आपके इंद्रियों को संतोष नहीं प्रदान करेगी या आपके मन को आनंदमय नहीं बना देगी तो वो चीज़ें सुंदर नहीं लगेंगी। तो यही कह रहा है कि वो आकार, रंग, ताल की शुद्धता महत्वपूर्ण होती है। मतलब उसमें जो है जो उसके गुण होंगे, रंग ताल होंगे, वो बहुत महत्वपूर्णता रखते हैं। और सबसे सुंदर वस्तु वह है जो देखने में आकर्षक ही इंद्रियों को सुखद अनुभव दे। मतलब देखने में तो आकर्षक हो ही और इंद्रियों को भी वो सुखद मतलब बहुत ही खुशी महसूस कराए, वो चीज़ें सुंदर होती हैं। तो चलिए सुंदरता के गुण मैं आप लोगों को कुछ थोड़े से आगे भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लेटो अभी आप पढ़ेंगे क्योंकि जो है इनके बारे में बहुत सारी जानकारी है जो प्राप्त हुई है, जो देखने को मिलती हुई है। तो हम प्लेटो के बारे में भी आगे और पढ़ेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।